है, जिस डायरेक्शन में आपने जो है नली, कार्डबोर्ड की नली रखी है, तो उसका जो कोण बन रहा है θ1 और θ2, इस प्रकार से उसको हम माप करेंगे। तो θ1 का जो माप अगर 30 अंश के कोण पे आपने रखा है, तो आपका जो दूसरे भाग में जो नली से आप, जहां से कार्डबोर्ड की नली से आप सुन रहे हैं, वहां पर भी आपका कोण जो है वो 30 अंश का ही होगा। मतलब आपने उस जहां पर आपको क्लियर आवाज आएगी, तो वो अरेंजमेंट इस प्रकार का होगा कि θ1 और θ2 का जो माप, जो कोण का माप होगा, वो दोनों कोणों के माप जो है वो समान होंगे। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि के आने की दिशा, मतलब ध्वनि जिस दिशा से आ रही है, और जब उसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन होने के बाद होने की दिशा में परावर्तक जो पृष्ठभाग है, उस पे जो अभिलंब खींचा है आपने, जो लंब खींचा हुआ है, उसके साथ में वो क्या करेगी, समान कोण बनाएगी, और वे एक ही प्रतल में, और ये सारा जो आपका सेटअप है वो किसमें होगा, एक ही प्रतल में होगा। तो इस प्रकार से ये छोटे से प्रयोग के द्वारा आप इसको घर पर भी कर देख सकते हैं कि किस तरह से ध्वनि की जो तरंगे है वो परावर्तित हो करके परावर्तन जो उनका आपतन और परावर्तन जो कोण है, उसके माप भी आपको समान मिलते हैं, समान कोण बनाती है वो, और वो एक ही प्रतल में होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम ध्वनि के योग्य परावर्तक और अयोग्य परावर्तक। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ध्वनि का परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन के लिए हमें खुरदरे और चिकने पृष्ठभाग के रुकावट की आवश्यकता होती है, ये देखा हमने। जो जो आपका क्या बोलते हैं, पृष्ठभाग होगा, यह सरफेस जो है, कुछ पृष्ठभाग जो है वो ध्वनि का परावर्तन कर पाते हैं, तो उन्हें योग्य परावर्तक कहेंगे। कुछ पृष्ठभाग या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे ध्वनि का परावर्तन जो है वो नहीं हो पाएगा, तो उन्हें हम कहते हैं अयोग्य परावर्तक। ठीक है, तो किसी परावर्तक से ध्वनि परावर्तित होते समय ध्वनि कितनी मात्रा में परावर्तित हुई है, इस आधार पर, कितना ध्वनि का परावर्तन कितना हो रहा है, कितने % हो रहा है, तो इस आधार पर उनका ध्वनि के योग्य परावर्तक और अयोग्य परावर्तक में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो कठोर और समतल पृष्ठभाग से ध्वनि का परावर्तन अच्छी तरह होता है, जिसको हम बोल रहे हैं कि खुरदरा या चिकना पृष्ठभाग। ठीक है, इस ऐसे पृष्ठभागों से ध्वनि का परावर्तन अच्छी तरह होता है, तो उन्हें हम योग्य परावर्तक कह सकते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ पृष्ठभाग ऐसे होते हैं जिनसे ध्वनि का परावर्तन नहीं हो पाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़े, पेपर, चटाई, पर्दे और फर्नीचर आदि। जो ये सारी जो चीजें हैं, इनमें से ध्वनि का परावर्तन न होकर, इनमें से ध्वनि का परावर्तन नहीं होता है, ध्वनि इनमें अवशोषित कर ली जाती है। जैसे हमने स्पंज रख दिया पानी के ऊपर, तो पानी को क्या करेगी, वो स्पंज जो है वो अवशोषित कर लेता है। उसी प्रकार से जो कपड़े, पेपर, चटाई, पर्दे और फर्नीचर हैं, ये सारी वस्तुएं भी क्या करती हैं, ध्वनि अगर इनसे पास होती है, तो ध्वनि तरंगों को ये क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, और इसलिए इन्हें अयोग्य, जिसके कारण उसपे से ध्वनि का जो है उनमें से परावर्तन नहीं हो पाता है, इसलिए इन्हें अयोग्य परावर्तक कहा जाता है। तो आगे देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि योग्य परावर्तक क्या होता है और अयोग्य परावर्तक क्या होता है। अगर 1 मार्क्स के लिए आता है नाम लिखने के लिए, तो आप बता सकते हैं कि योग्य परावर्तक क्या है और अयोग्य परावर्तक क्या है। आगे देखेंगे हम प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि में क्या है, देखिए, ओके, प्रतिध्वनि में क्या है, देखिए कि किसी ठंडी हवा के स्थान पर प्रतिध्वनि स्थल, जैसे आप ना होगा इको पॉइंट, जहां पर आपको क्या होता है कि ध्वनि जो है, आप कोई चीज कोई वर्ड बोलते हैं या कोई सेंटेंस बोलते हैं, और आपको जो है जोर से आवाज निकालते हैं, और आपके द्वारा क्रिएट किए गए जो साउंड है, उसके मतलब उसके विरुद्ध में आपको जो है आवाज सुनाई देती है, वापस वही आवाज आपको वापस
है। जैसे आपने सुने होंगे, कहीं आप पिकनिक पे गए, जैसे महाबलेश्वर गए या कोई हिल स्टेशन पे, पहाड़ी इलाकों में इको पॉइंट होता है। ऐसे इको पॉइंट पर जाकर जब आप जोर से आवाज लगाते हो तो आपको वही ध्वनि जो आपके द्वारा बोली गई है, वही ध्वनि आपको पुनः सुनाई देती है। तो ऐसी ध्वनि प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि की आप आवाज पुनः आपको सुनाई देना। तो प्रतिध्वनि का अर्थ क्या होता है? मूल ध्वनि का किसी भी पृष्ठभाग से टकरा कर उसका परावर्तन हो करके होने वाली पुनरावृत्ति। ठीक है, परावर्तन ध्वनि का जो है परावर्तन आने वाली जो ध्वनि होती है, कारण हमको जो हम बोलते हैं वो हमको पुनः सुन देते हैं, पुनरावृत्ति होती है। तो ध्वनि और प्रतिध्वनि जो है वो अलग अलग सुनाई देने के लिए, देखिए यहाँ पर जो है और प्रतिध्वनि इनको अलग अलग सुनाई दे। यहाँ पर तापमान बहुत ही जरूरी फैक्टर है, जिसके लिए कुछ जैसे शर्तें होती है। कोई चीज अगर प्रतिध्वनि सुनने के लिए कुछ शर्तें हैं यहाँ पर दी गई हैं, तो वो शर्तें क्या है कि एक तो तापमान है, तो तापमान जो है आपका तापमान होना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि आप तक जो पृष्ठभाग है उसकी न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए, वो आपको दूरी भी मायने रखती है। तो दूरी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रतिध्वनि आती है या नहीं आ रही है, तो वो दूरी के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसकी दूरी जो है वो अभी हम लोग देखेंगे कि कितनी दूरी होनी चाहिए, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद एक तापमान हो गया, फिर उसके बाद न्यूनतम दूरी हो गई। फिर आपको ये पता है कि हवा में जो है ध्वनि का वेग कितना होता है। 1 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में या किसी भी प्रकार से। तो हवा में जो ध्वनि का वेग है वो 344 मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो हवा में ध्वनि का वेग जो है वो भी आप यहाँ पर जरूरी है प्रतिध्वनि के लिए, 344 पर सेकेंड। उसके बाद ध्वनि जो है, जब हम कोई चीज बोलते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में उस ध्वनि का जो सातत्य है वो 0.1 सेकेंड तक बनाता है। इसलिए यदि ध्वनि रुकावट तक जाकर, मतलब जो भी हमारा सामने जो परावर्तक सरफेस है, पृष्ठभाग है, चाहे वो पहाड़ हो या चाहे वो कोई खाई हो, तो वहां से जाकर पुनः हमारे श्रोता के मतलब कान तक आने के लिए 0.1 सेकेंड से अधिक समय है, तो ही हमें वह स्वतंत्र ध्वनि में सुनाई दे। तो ध्वनि की स्रोत से परावर्तक पृष्ठ तक और पुनः पीछे ऐसी न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो हम सूत्र के द्वारा निकाल। तो ये दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? वेग गुणे हवा में 344 मीटर सेकेंड है, तो वेग के जगह जो हवा में कितना है 344 मीटर। ओके, और समय कितना लगा? तो इसको जब आप
वेग गुणे समय। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, वेग कितना है हवा का, ध्वनि में हवा में ध्वनि का वेग जो है वो 344 मीटर पर सेकेंड है, और समय कितना है 0.1 सेकेंड है। तो उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो आपको मिलेगा 34.4 मीटर। ये कुल दूरी है बच्चों, ये कुल दूरी है। इस बात का ध्यान रखिए कि श्रोता से मतलब मैंने आवाज निकाली, और जो इको पॉइंट पर, और मेरी जो आवाज है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मतलब जो दूरी है कुल दूरी, मतलब ये आवाज जाके परावर्तक सरफेस से टकराएगी और उसके बाद वापस मेरे कान तक आएगी। तो ये जो कुल दूरी हुई कि एक बार वो ध्वनि तरंगों को जाने के लिए परावर्तक सरफेस तक, और वहां से परावर्तित होकर पुनः मेरे कानों तक आने के लिए ये जो कुल दूरी हो गई वो कितनी होनी चाहिए, 34.4 मीटर। यानी कि अगर श्रोता जो है उससे परावर्तक सरफेस की दूरी पूछी जाए तो वो कितनी होनी चाहिए, अतः सुस्पष्ट सुनाई देने के लिए स्रोत से उसकी न्यूनतम दूरी आधी होनी चाहिए, यानी कि 17.2 मीटर होनी चाहिए, 17.2 मीटर इतनी होनी चाहिए। तो अलग अलग तापमानों पर ये दूरियां भी क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तापमान अलग अलग होगा तो ध्वनि की मतलब ये जो दूरियां हैं ये भी दूरी भी भिन्न भिन्न होगी, और उस हिसाब से आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए कि जो कुल दूरी अगर पूछा जाए आपको तो 34.4 मीटर होगी। कि कैसे पूछेंगे कि अगर पूछा जाए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कुल दूरी परावर्तक पृष्ठभाग से कुल दूरी जो है वो आपको बोला जाएगा कितनी है, तो 34.4 मीटर इतना आएगा, और 17.2 जो है मीटर, इतनी दूरी आप कब बताएंगे, जब आपको श्रोता से परावर्तक पृष्ठभाग की न्यूनतम दूरी पूछी जाएगी, तो आप 17.2 मीटर, 17.2 मीटर इतनी ये दूरी आप बताएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अनुरणन। अनुरणन में क्या है देखिए, रिवर्बरेशन। इसमें क्या है देखिए कि इमारत की छत या दीवार से, आप इधर जो साइड में जो पिक्चर बना हुआ है उसमें आप देखिए अनुरणन निर्मिति किस तरह से होती है कि एक गायक है और वो श्रोता जो है उसको सुन रहे हैं, तो गायक की जो आवाज है वो परावर्तक पृष्ठभाग जो है उस पर बार बार परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो इमारत की छत या दीवार से ध्वनि तरंगों का बार बार परावर्तन होने के कारण ध्वनि तरंग क्या होती है, सब साथ आ जाती है। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे बच्चों कि जो ध्वनि तरंगे हैं उनका बार बार परावर्तन हो रहा है, और परावर्तन करके वो श्रोता के कान तक पहुंच रहा है। सारी ध्वनि तरंग एकत्र आ रही है, इकट्ठा हो करके एक साथ वो क्या कर रही है, श्रोता के कान तक पहुंच रही है, जिससे कि निर्मित करती है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ध्वनि का जो सातत्य है उसका निर्माण होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आवाज गूंजती है किसी बंद कमरे में, या फिर ऐसे कोई सभागृह है या सिनेमा हॉल है, तो उसमें आवाज क्या होती है, गूंजती है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अगर वहां पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं की जाए तो वहां पर क्या होता है ना कि ध्वनि तरंगों का बार बार परावर्तन होता है। एक ही ध्वनि तरंगे जो है वो बार बार 3-4 बार परावर्तित होती हैं, जैसा कि और उस कारण वो जो है ऐसी ध्वनि आपकी जो है सर्दी वो बहुत ही कम समय में एक साथ आ रही है, जो है एक दूसरे होस्ट और की ध्वनि जो है वो कमरे में निर्मित होती है। मतलब कि बार बार परावर्तन एक साथ एकत्रित होती हैं, ऐसे वो बहुत ही से, और उसकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा
तो ऐसी जो ध्वनियां होती है वो कैसी होती है, अस्पष्ट होती है और बढ़ी हुई तीव्रता के साथ ध्वनि जो है कमरे में निर्मित होती है। कुछ तो ये ध्वनि जो है वो हमें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती है और वो हमें अच्छी भी नहीं लगती, कोई भी ऐसी ध्वनि को सुनना पसंद नहीं करेगा। तो सार्वजनिक सभागृहों में और श्रोताओं के बैठने की जो जगह है वहां पर ध्वनि विषयक ऐसी जो जगहें होती है उनको इस तरह से वहां पर व्यवस्था की जाती है कि जिस कारण वहां पर अनुरणन की स्थिति ना निर्मित हो। तो अनुरणन जो है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे पिक्चर सिनेमा हॉल है या फिर सभागृह है, तो वहां पे आपने देखे होंगे कि पर्दे लगे होते हैं। ये जो पर्दे होते हैं वो ध्वनि, अभी हमने पढ़ा कि कपड़े फिर चादर फिर पर्दे फर्नीचर, ये सारी जो चीजें होती हैं वो ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं, जिनका परावर्तन नहीं हो पाता है, वहां से उनका परावर्तन नहीं हो पाता है। तो इस कारण जो ध्वनि है उसका बार बार परावर्तन न होने के कारण ये अनुरणन की स्थिति जो है वो स्टॉप हो जाती है, वहां पर नहीं होती है, ऐसी निर्मिति नहीं होती है। तो इस कारण सभागृह और पिक्चर सिनेमा हॉलों में आपने देखे होंगे कि उनकी जो मतलब दीवारें होती है वो भी खुरदुरी होती हैं और वो अलग ही मटेरियल की बने होते हैं, और साथ ही साथ वहां पे पर्दे लगे होते हैं, चारों तरफ पर्दे लगे होते हैं, जिसके कारण ध्वनि जो है वहां पर स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हो, ध्वनि का परावर्तन बार बार नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोनार। सोनार यह एक तकनीक है। अब ये वो वाला सोनार नहीं है जहां से हम सोने की वस्तुएं खरीदते हैं या उनको बनाने के लिए देते हैं। ये सोनार जो है, ये सोनार जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है SO जो है उसका मतलब है साउंड, N का मतलब है नेविगेशन, एंड A का मतलब है एंड R का मतलब है रेंजिंग। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, यह सोनार का जो है इसका लघु रूप जो है वो सोनार है। तो इस तकनीक में बच्चों आप देखिए ये जो डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन में, डायग्राम जो है ये आता है एग्जाम में, आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिया होता है, उसका नाम लिखना होता है, इसको लेबल करना होता है बच्चों, आपको इसको नाम लिखना होता है। डायग्राम आपको बनाकर दिया होगा, बस आपको इनके अलग अलग भागों के नाम जो है वो लिखने होते हैं। तो ऐसा भी आता है एग्जाम में। तो इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत ही इजी डायग्राम है। एक जहाज है, उसके बाद इसमें दो नीचे की तरफ जहाज के तले में जो है आपको दो एक छोटे छोटे यंत्र लगे हुए हैं। एक को नाम दिया गया है प्रेषित्र और दूसरे को नाम दिया गया है संसूचक। ठीक है, ये नाम ध्यान में रखिए, प्रेषित्र और संसूचक। फिर उसके बाद जो ये लाइनें खींची गई हैं ट्रायंगल के रूप में, ये एक लाइन है जो समुद्र के तल में, समुद्र तल है नीचे की तरफ, और वहां पर ये प्रेषित्र जो है वो पराश्रव्य ध्वनि का ध्वनि तरंगे जो है वो तले की तरफ, समुद्र का जो तल है वहां पर ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो है निर्मित कर रहा है प्रेषित्र, उसे भेज रहा है समुद्र के तल में। और फिर ये तल पे जो है ये अवरोध, जो ये तल है वो एक अवरोधक के रूप में काम करेगा, जो कि पराश्रव्य ध्वनि तरंग इस तले से जाके टकराएगी और पुनः इसका क्या होगा, ध्वनि तरंगों का परावर्तन होगा, परावर्तित होकर ये संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाएंगी। और संसूचक जो है इन ध्वनि तरंगों को, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के बाद उसे विद्युत संकेतों के रूप में बदल देता है, जो कि बाद में जाकर जो दूरी है या गहराई है या समुद्र के तले में कोई पनडुब्बी है, कोई डूबी हुई वस्तु है, तो उसका हम पता लगाया जा सकता है, उसके द्वारा उसकी गणना की जा सकती है कि वो कितनी गहराई में है, उसकी दिशा क्या है, उसका वेग क्या है, उन चीजों को हम उसकी गणना कर सकते हैं। तो देखते हैं हम थोड़ा सा। सोनार यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके जल में स्थित पिंडों की, मतलब पानी के अंदर
कोई भी पिंड है उसकी दिशा, उसकी दूरी, उसका वेग का मापन किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित होता है और एक संसूचक होता है, जो कि उन्हें जहाज पर या नाव पर लगाया जाता है। तो प्रेषित क्या करता है, ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को जल के अंदर छोड़ता है, भेजता है, और फिर वो समुद्र के तले में या कोई भी अवरोध, कोई अगर जहाज डूबा हुआ है तो उससे जाकर के वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उस अवरोधक से टकराएंगी और फिर उसका परावर्तन होगा, और ये परावर्तित पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को संसूचक जो है वो ग्रहण कर लेता है। संसूचक के ग्रहण करने के बाद वो क्या करता है, इन्हें विद्युत तरंगों के, विद्युत संकेतों के रूप में बदल देता है, जिनकी समुचित व्याख्या की जा सकती है, उनकी गणना की जा सकती है। और फिर पराश्रव्य ध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल, मतलब कि आपका जो समय है कि मतलब जितने समय में पराश्रव्य ध्वनि जो है वो तले तक भेजी गई, और उसके बाद कितने देर में वह संसूचक के द्वारा कितने समय में वो ग्रहण की गई, ये जो समय, ये जो टाइम का डिफरेंस होता है, समय अंतराल होता है, तथा जल में ध्वनि की जो चाल होती है उसको ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है। तो वो पिंड कितनी दूरी पर है या समुद्र की गहराई कितनी है, उस दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। सोनार की इस तकनीक का उपयोग करके, देखिए ये सोनार की जो तकनीक है इसके बारे में टिप्पणी लिखो भी आता है सोनार पर, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या है, या तो डायग्राम बनाने के लिए आएगा, डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर डायग्राम दिया रहता है आपको लेबल करने के लिए, नाम लिखने के लिए आ सकता है। और फिर उसके बाद सोनार तकनीक का उपयोग अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि सोनार तकनीक का उपयोग करके समुद्र की गहराई ज्ञात की जा सकती है, जल के अंदर स्थित पहाड़ियां हैं, अगर कोई खाइयां हैं, पनडुब्बियां हैं अगर डूबी हुई, हिमशैल हैं, बर्फ के जो चट्टानें होती हैं वो, फिर डूबे हुए जहाज हैं अगर, तो आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इस सोनार तकनीक का उपयोग कर सकते हैं या किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है सोनार हो गया। एक बार जो है हम फिर से रिकैप करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन में हमने देखा कि ध्वनि जो है प्रकाश की ही भांति ध्वनि भी क्या करती है, ये भी तरंगों के रूप में होती है। इसके लिए इसके परावर्तन, ये भी प्रकाश के परावर्तन के नियमों की तरह ये भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है, और इसके लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो खुरदुरे या चिकने पृष्ठभाग की रुकावट की इसके लिए आवश्यकता होती है। और ध्वनि जो है वो अभिलंब के साथ में ध्वनि, मतलब ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वो आपतन और परावर्तन कोण बनाती हैं, जिनका मान समान होता है, समान कोण बनाती है, और वो एक ही प्रतल में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ध्वनि के लिए योग्य परावर्तक और अयोग्य परावर्तक जो सरफेस है उसको हमने वर्गीकृत करने के लिए देखा कि जो परावर्तक सरफेस होते हैं उसमें क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन संभव होता है, ध्वनि परावर्तित हो सकती है, जो कि हम कठोर या खुरदुरे और चिकने या समतल पृष्ठभाग से ध्वनि का परावर्तन अच्छी तरह से हो जाता है, तो उसे हम योग्य परावर्तक कहते हैं। और अयोग्य परावर्तक के रूप में हम कपड़े, पेपर, चटाई, पर्दे और फर्नीचर, इनका उपयोग, इनको देख सकते हैं, जिसमें कि ध्वनि का परावर्तन संभव नहीं हो पाता है। ध्वनि इनके द्वारा, इन वस्तुओं के द्वारा ध्वनि जो है अवशोषित कर ली जाती है, तो इन्हें हम अयोग्य परावर्तक कहते हैं। उसके बाद हमने देखा प्रतिध्वनि। तो आपने पिकनिक वगैरह में जाकर इको पॉइंट सुना होगा, वहां पर आपने आवाज भी लगाई होगी, तो जहां पर आपको पुनः आपकी आवाज सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है बच्चों, मूल ध्वनि का किसी भी पृष्ठभाग से परावर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति, यह प्रतिध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि और प्रतिध्वनि को, मतलब इसको सुनने के लिए, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आपको वहां पर तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और आपका जो हवा में ध्वनि का वेग है वो 344 मीटर पर सेकेंड होता है, 344 मीटर पर सेकेंड, और ध्वनि का जो सातत्य है वो कितने समय तक बना होता है, 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, तो
और आपको जो दूरी है वो हम फिर ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए ध्वनि की स्रोत से परावर्तक पृष्ठभाग तक, पुनः जो है मतलब ये जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए उसको ज्ञात करने के लिए तो सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं दूरी बराबर वेग गुणे समय। वेग यहाँ पे ध्वनि का जो वेग है हवा में वो 344 मीटर पर सेकेंड गुणे समय कितना है 0.1 सेकेंड, तो टोटल जो दूरी आएगी आपकी वो 34.4 मीटर आएगी। अतः सुस्पष्ट या क्लियर जो ध्वनि है वो सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से रुकावट यानी कि जो परावर्तक पृष्ठभाग होगा उसकी न्यूनतम दूरी जो है उपयुक्त दूरी की आधी होनी चाहिए, यानी कि 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का जो वेग है वो भी बढ़ेगा। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि विभिन्न तापमानों पर दूरियां भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उसके बाद हमने देखा अनुरणन। अनुरणन में क्या होता है कि ध्वनि तरंगे जो है उनका बार बार परावर्तन होकर के ये ध्वनि तरंगे एकत्र आकर एक साथ आकर के ये सतत अनुभव होने वाली ध्वनि को निर्मित करती हैं। परिणाम स्वरूप ध्वनि के सातत्य का निर्माण होता है। हमें ऐसा लगता है कि बार बार वही आवाज आ रही है, तो ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। ये ध्वनि हम सुन नहीं सकते, ये स्पष्ट नहीं होती और बढ़ी हुई तीव्रता के साथ आती है ये, तो जिस कारण इसको कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये ज्यादातर कहाँ पर होता है, सभागृहों में या फिर जो बंद कमरे होते हैं उसमें ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो इसे कम करने के लिए आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा पर्दे वगैरह लगाए होते हैं, या सभागृह कोई मीटिंग हॉल है तो उसमें भी आपको चारों तरफ जो है कमरे की व्यवस्था इस प्रकार की रहती है कि चारों तरफ पर्दे लगे होते हैं और उनका जो आकार होता है वक्राकार, जो ऊपर की छत होती है वो भी वक्राकार होती है, ताकि आवाज जो है वो आपको स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से सुनाई दे। तो ये हो गया अनुरणन। अब इसके बाद हम देखें लास्ट में हमने देखा कि सोनार। सोनार यह तकनीक, इसका फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार इस तकनीक में क्या होता है, एक प्रेषित होता है, एक संसूचक होता है जो जहाज के नीचे की तरफ लगा होता है, जिसमें से पराश्रव्य ध्वनि प्रेषित जो है वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे भेजती है समुद्र के तले में, जहां की वह जाकर अवरोधक से पृष्ठभाग से टकराता है और फिर वह वापस संसूचक के द्वारा पराश्रव्य ध्वनि जो है परावर्तक जो परावर्तित होकर संसूचक के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और यह संसूचक उसे विद्युत संकेतों में बदल देता है। और उसके बाद हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को अंदर तक जाने के लिए जो समय लगा और संसूचक तक ग्रहण करने में जो समय लगा, उस समय के अंतराल को काउंट करके, गणना करके उसकी, और हम पानी में ध्वनि का जो चाल है उसको ज्ञात करके हम पिंड की दूरी की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो सोनार तकनीक का उपयोग करके हम समुद्र की गहराई, उसमें स्थित पहाड़ियां, पनडुब्बियां, खाइयों, हिमशैल और डूबे हुए जो जहाज है उनका पता लगा सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो बच्चों अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? मिस किसी के कोई डाउट नहीं है अभी, आप क्लास सेंड कर दीजिए मिस। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू मिस। हाँ थैंक यू सर, आपने मौका दिया।